चलो तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था, है ना, और उसका स्ट्रक्चर देखा था कि रिक्वेस्ट का पैकेट किस तरीके से दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का पैकेट हम लोगों ने देख लिया था। बर्डफुट के अंदर भी अपन ने लाइव देखा था कि रिक्वेस्ट का पैकेट किस तरीके से दिखता है। अब देख लेते हैं रिस्पॉन्स के बारे में। तो रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ऐसा पैकेट होता है जो कि रिप्लाई में आता है सर्वर के एंड से। हम किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो रिप्लाई देता है सर्वर, तो वो होता है हमारा रिस्पॉन्स, है ना। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर देते हैं। ये होगा HTML रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स का पैकेट है इसके अंदर भी दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है हेडर और दूसरा कौन सा होता है, बॉडी, ठीक है। हेडर के अंदर हमें मेथड देखने को मिलती है जो कि गेट हो सकती है या फिर पोस्ट हो सकती है। बॉडी के अंदर उस वेब पेज का कंप्लीट प्रोग्राम आ जाता है, यानी कि जो भी पेज हमको लोड होके आएगा उस पेज का कोड बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। अब एक छोटा सी चीज़ और चेक कर लेते हैं। देखो, ब्राउज़र में आते हैं। अच्छा, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस था? तो देखो, गेट में जो भी वेरिएबल्स जाएंगे, जो भी डेटा जाएगा वो URL के थ्रू जाएगा। URL के थ्रू जाएगा तो अगर हम URL पे नज़र मारेंगे तो हमें वो डेटा दिख जाएगा, ठीक है। तो आपके कोई बाजू में बैठा है वो भी उस डेटा को देख सकता है, फिर चाहे यूज़र ID रहे या पासवर्ड रहे। लेकिन डेटा अगर पोस्ट मेथड से जाएगा तो आप उसे नहीं देख पाओगे जब तक आप इंटरसेप्ट नहीं कर लेते रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन वेबसाइट पे आ गए। अब देखो, यहाँ मैं किसी भी कैटेगरीज में आता हूँ। अब यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल जा रहा है ऊपर, देखो URL में artist = 1, है ना। तो ये जो वैल्यू गई है डेटा, ये कौन से मेथड से गई, ये गेट मेथड से गई, है ना। तभी मुझे URL के अंदर ये वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ID पासवर्ड जाता तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता, यूज़र = एंड पास = 1 2 3 4 5, इस टाइप से, ठीक है। तो क्या ये सिक्योर है? सिक्योर तो नहीं है। URL के अंदर मुझे डेटा देखने को मिल रहा है, तो अब जो भी वैल्यू जो भी डेटा जाएगा वो URL में दिख जाएगा, तो इसलिए गेट मेथड सिक्योर नहीं मानी जाती है। गेट मेथड का यूज़ जरूर कर सकते हैं, डेवलपर यूज़ जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब भी सेंसिटिव डेटा की बात आएगी तो गेट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। पोस्ट मेथड में डेटा बॉडी में जाएगा तो वो डेटा हमें यहाँ URL में दिखेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना सा दिखेगा। और जब हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे तब हमें वो डेटा हम चेक कर पाएंगे, जैसा कि हमने कल पैकेट के अंदर देखा था। कल कोई था ऐसा जो नहीं आया था क्लास में? आप नहीं आए थे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से देखी? अच्छा, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वापस से। अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं दो मेथड के बारे में। एक मेथड है गेट, दूसरी मेथड है पोस्ट। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दो ही मेथड होती है,
और भी अलग अलग टाइप की मेथड्स होती है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो अलग अलग मेथड क्या है, कौन कौन सी मेथड वल्नरेबल होती है यानी कि रिस्की होती है, जिनका यूज़ नहीं लेना चाहिए, और कौन सी मेथड अच्छी होती है जिनका यूज़ लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा जब भी अपन किसी वेबसाइट की टेस्टिंग करेंगे, वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, तो वहाँ डेटा जाएगा, या तो गेट से जाएगा, पोस्ट से जाएगा। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि क्या सेंसिटिव डेटा तो कहीं गेट मेथड से नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप डेवलपर को रिकमेंडेशन दोगे कि गेट मेथड का यूज़ यहाँ पे मत करो। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स होती है जो गेट मेथड से ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो उस मेथड के बारे में जानेंगे, वो कौन कौन सी मेथड होती है, ताकि आप रिकमेंड कर पाओ। अगर आपको कहीं पे भी वो मेथड का यूजेज दिखता है तो आप उस चीज़ को रिजॉल्व करा पाओ। क्लियर है गाइस? तो जो कल नहीं आए थे उन लोगों को मैं एक बार बता दूं, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर की मदद से मैं क्या करूंगा, पैकेट को रोक दूंगा, कैप्चर करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने मान लो google.com लिखा और एंटर प्रेस करा तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो जाएगी गूगल पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं ब्राउजर में एंटर प्रेस करूंगा वो रिक्वेस्ट गूगल के लिए निकलेगी तो, लेकिन मैं उसे बीच में रोक दूंगा। जब मैं बोलूंगा तब वो रिक्वेस्ट जा पाएगी, जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट को रोकूंगा मैं, रिक्वेस्ट के पैकेट को रोक दूंगा तो मैं उस पैकेट को चेक कर पाऊंगा, उस पैकेट के अंदर क्या डेटा जा रहा है। ठीक है, अभी जो अपन चला रहे हैं देखो, विंडोज लिनक्स दोनों में चल सकता है। हम जिसका यूज करेंगे वो अभी अपन लिनक्स में चलाएंगे। मैक्सिमम चीज़ें हम लिनक्स में चलाने वाले हैं, विंडोज में बहुत लिमिटेड चीज़ें चलाएंगे। ठीक है, कंपेटिबिलिटी इश्यूज भी आते हैं और विंडोज में हर चीज़ें मिलती नहीं है आपको। बरफुट नाम का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा सिस्टम लेकर आए हो आप लोग? ठीक है, सभी लोग? ओके, तो यहाँ मैंने देखो बर्फ नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने चालू कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पैकेट्स को इंटरसेप्ट करेगा, उन्हें रोक के रखेगा। ठीक है, ऑन हो गया है, साइड में ब्राउजर भी ऑन कर लेता हूँ। अब देखो जब मैं google.com पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो ब्राउजर लोड ले रहा है, लेकिन पेज ओपन नहीं हो रहा है। क्यों ओपन नहीं हो रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उसे रोक के रखा है। और देखो रिक्वेस्ट का पैकेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है रिक्वेस्ट का पैकेट, ये मुझे एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है। जब मैं इसे फॉरवर्ड करूंगा इन सभी पैकेट्स को, तब जाके ये पेज लोड होगा। लोड हो गया, किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ, टेस्ट PHP पे चले जाते हैं वापस से अपन, तो फिर रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, इसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं, सॉरी ठीक है, साइन अप में जाता हूं मैं, इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूं ताकि ये रोकना चालू कर दे। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन कर दिया। हाँ, किसी दूसरे के पीसी में इंटरप्ट करना है तो देखो दूसरे के पीसी में हमें इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें खुद के पीसी में इंटरप्ट करना है। जब हमें वेबसाइट में बग निकालते हैं तो हम हमारे पीसी में जो रिक्वेस्ट रहती है उसको इंटरसेप्ट करते हैं। दूसरे की पीसी को इंटरसेप्ट हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन दूसरे की पीसी में वो क्या चला रहा है ये चीज़ें हम जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, यहाँ पे आईडी पासवर्ड लिख देता हूँ, टेस्ट और टेस्ट। ठीक है, जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो पैकेट जनरेट होगा, यहाँ पे पेज लोड ले रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट रुकी हुई है, तो पैकेट जा नहीं पा रहा है यहाँ से। जब मैं इसे अलाउ करूंगा तभी ये जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट देखने को मिल रही है, ये रिक्वेस्ट का पैकेट है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हेडर,
नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, हेडर और बॉडी को कैसे पहचाने? हेडर और बॉडी के बीच में एक ब्लैंक लाइन होगी, ये रही ब्लैंक लाइन, है ना। तो ये नीचे वाला हिस्सा है बॉडी, ऊपर वाला है हेडर। अब देखो, मैं अभी तक हमने देखा था कि गेट मेथड से जब डेटा जाएगा तो यूआरएल में दिखेगा। अगर ये जो डेटा रहता है यूआरएल से जाता, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था यूजर इक्वल टू टेस्ट और पासवर्ड इक्वल टू टेस्ट, वही यूआरएल में दिखा देता। लेकिन पोस्ट मेथड से जा रहा है, देखो यहाँ मेथड भी लिखी हुई है, पोस्ट दिख रही है ना। जब पोस्ट मेथड से जाएगा तो डेटा यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर दिखेगा, ये है बॉडी वाला पार्ट। तो आप बॉडी को कब चेक कर सकते हो? जब तक आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ना कर लो। तो यहाँ पे हमें ये यूजर आईडी पासवर्ड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसे क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम और मेथड्स की तरफ। और कौन कौन सी मेथड्स है जिन पे बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो कौन कौन सी मेथड से कर सकते हो, कौन कौन से तरीके से कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में है। तो सबसे पहली मेथड जो हमारी आती है, इसे साथ ही साथ नोट भी करते हुए चलना, समझते हुए। जो पहली मेथड है वो है गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड में क्या बोल रहा है? डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल, यानी कि जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है वो यूआरएल के थ्रू हो रहा है, यानी कि ऊपर लिंक के थ्रू हो रहा है। ठीक है, हाइपर लिंक के थ्रू हो रहा है। इजिली विजिबल, आसानी से देख सकते हो। एंड नॉट सिक्योर, सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो जब भी डेटा गेट मेथड के जरिए जाएगा, है ना, वेबसाइट में, तो जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो आप आसानी से देख सकते हो। क्यों देख सकते हो आसानी से? क्योंकि यूआरएल में जाएगा, और यूआरएल में जाएगा, सामने वाला देख सकता है, तो वो फिर मेथड सिक्योर नहीं हुई। ठीक है, दूसरी मेथड है हेड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? सेम एज गेट बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन एंड हेडर सेक्शन ओनली। ये भी बिल्कुल गेट मेथड की ही तरह है, हेड मेथड जो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टेटस लाइन और हेडर सेक्शन ही ट्रांसफर होता है, बाकी कोई भी चीज़ ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, स्टेटस लाइन मतलब जो हमारा हेडर होता है ना, ऊपर वाला पार्ट हेडर, उसकी जो सबसे पहली लाइन है उसको हम रिक्वेस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक बार दिखा दूं आप लोगों को वापस से। ये देखो, ये रही रिक्वेस्ट लाइन, ये रही रिक्वेस्ट लाइन। ये सबसे पहली लाइन जो है, जिसमें मुझे मेथड HTTP का वर्जन देखने को मिल रहा है, इसे हम रिक्वेस्ट लाइन बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को हम हेडर बोलते हैं और इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? जो हेड मेथड है ये गेट मेथड की ही तरह है, फर्क बस इतना है कि इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट लाइन जाएगी और हेडर का सेक्शन जाएगा, बाकी सेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट मेथड के बारे में। अभी तो आप लोग ही बता सकते हो कि पोस्ट मेथड क्या है ना। पोस्ट मेथड एक ऐसी मेथड है जो जिसके अंदर डेटा सिक्योरली ट्रांसफर होता है और दूसरी बात डेटा बॉडी में ट्रांसफर होता है, यही है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, सेंड यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स इन बॉडी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी फाइल्स है वो बॉडी के जरिए भेजी जाएगी टू सर्वर यूजिंग HTML फॉर्म्स, है ना। कहाँ से कहाँ भेजी जाएगी? यूजर से सर्वर की तरफ भेजी जाएगी, और जाएगी कैसे? बॉडी के अंदर जाएगी, और ये मेथड सिक्योर होती है। ठीक है, फिर आती है पुट मेथड। अब देखो, ये जो पुट मेथड है ना, ये हाईली वल्नरेबल है, इसको मार्क कर लेना। ये मेथड हाईली वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कमी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो पुट मेथड अगर वल्नरेबल है तो मतलब पुट मेथड का यूज़ नहीं करा जाना चाहिए, और अगर कहीं पे पुट मेथड का यूज़ हो रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो पुट मेथड क्या बोल रही है? रिप्लेसेस ऑल करेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट रिसोर्स विद द अपलोडेड कंटेंट। एक वर्ड में समझाता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। ये पुट मेथड ये बोल रही है कि आप किसी भी कंटेंट को अपलोड कर सकते हो सर्वर पे, आप किसी भी कंटेंट को अपलोड कर सकते हो, और अगर जब आपको अपलोड करने की ताकत मिल जाएगी तब आप तो कुछ भी अपलोड करोगे। मालवेयर भी अपलोड कर सकते हो, मलिशियस प्रोग्राम भी अपलोड कर सकते हो, है ना। इसलिए ये जो मेथड है ये वल्नरेबल है। ठीक है, देखो ये वाली लाइन अगर समझना है तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे लिख लेना, है ना। क्या करता है? अब फाइल अपलोड करने की, कंटेंट अपलोड करने की पावर मिल जाती है हमें।
पुट मेथड के अंदर। बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन कौन से टाइप की मेथड होती है, उनमें से कौन सी मेथड वल्नरेबल होती है, कौन सी मेथड हाईली वल्नरेबल होती है। हाईली वल्नरेबल होती है तो क्यों वो हाईली वल्नरेबल होती है, ये सब चीज़ आपको पूछी जाएगी। ठीक है, आगे जाके आपके जाकर जब आपके असेसमेंट्स लेंगे, आपको टेस्ट वगैरह वो करना होगा देना होगा, तो उस टाइम में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट थियोरिटिकल क्वेश्चंस में तो ये क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे नोट करते हुए चलना। आप लोग नहीं कर रहे नोट? अच्छा डेमो है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा रिकॉर्डिंग्स देखी थी पहले की रिकॉर्डिंग? हाँ दोनों को पूछ रहा हूँ, नहीं देखी थी? ठीक है, एक काम करना, पहले की देखो। अभी तो क्या है, थोड़ा सा आगे आ गए ना, तो 2-3 क्लासेस अपनी चली गई है, तो इसलिए आपको हो सकता है ये चीज़ों को आप रिलेट ना कर पा रहे हो। ठीक है, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा, और अगर कहीं पे डाउट होता है तो पूछ लेना, मैं आपको वापस से रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, और एक बार जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है ना, वो लेक्चर्स को देख लेना, ताकि अगर आपको कहीं पे भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ पाओ। ओके गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेथड्स के बारे में बात करते हैं। है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या करेगी, किसी भी कंटेंट को, किसी भी रिसोर्स को रिमूव कर सकती है, किसी भी कंटेंट को डिलीट कर सकती है। और ये मेथड भी, क्योंकि ये डिलीट कर सकती है कंटेंट को, रिसोर्स को डिलीट कर सकती है, तो ये भी हाईली वल्नरेबल है ना, हाईली वल्नरेबल। इसके बाद आती है ऑप्शंस नाम की मेथड। ऑप्शंस नाम की मेथड क्या करती है, आपको कम्युनिकेशन करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, वैसे इसका यूज ज़्यादा नहीं लिया जाता है, दो ही मेथड का यूज लिया जाता है, गेट का और पोस्ट का। ये जो बाकी की मेथड्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस, है ना। और इसके गेट पोस्ट के अलावा दो मेथड जिनके बारे में और पता होना चाहिए, एक है डिलीट और एक है पुट। क्यों? क्योंकि ये हाईली वल्नरेबल है। कहीं पे भी अगर आपकी नज़र पड़ती है कि ये जो मेथड है ये यहाँ पे यूज करी जा रही है, तो आपको उस चीज़ को आपको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है ट्रेस मेथड। ये क्या करती है, ये लूप बैक टेस्ट करती है टारगेट रिसोर्स पे, यानी कि पाथ बताती है मुझे, सर्वर की आप जो भी चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहे हो उसका पाथ बताती है, उसकी लोकेशन बताती है। ठीक है, तो ये होती है ट्रेस। साथ ही साथ ये जो मेथड है, इससे आप ट्रेस रूट का भी पता लगा सकते हैं। ट्रेस रूट ये होता है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आपको यहाँ जयपुर से मुंबई जाना है। ठीक है, तो क्या वो जो ट्रेन है वो डायरेक्टली मुंबई जा रही होगी? ज़रूरी तो नहीं है ना, वो अलग अलग स्टेशन से होते हुए जा रही होगी, है ना। अब इसी प्रकार से क्या होता है, इंटरनेट पे भी जब भी डेटा जा रहा है, मान लो गूगल को एक्सेस कर रहे हो, है ना, तो गूगल के सर्वर्स मान लेता हूँ मैं अभी यूएसए में। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ और कंप्यूटर्स होंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है पहले एक कंप्यूटर पे जाएगी, फिर दूसरे कंप्यूटर पे जाएगी, फिर तीसरे कंप्यूटर पे जाएगी, फिर जाएगी वो गूगल पे। ये इसी प्रकार से है जैसे कि ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे रुकती है ना। तो ये जो कंप्यूटर है ये स्टेशन की तरह वर्क करते हैं। तो आप निकले जयपुर से, लेकिन बीच में स्टेशन भी आए, हो सकता है आपने वहां से ट्रेन चेंज करी या रूट चेंज किया, पहुंचना आपको वहीं है, तो क्या करेगा वो, इसी तरीके से पैकेट्स भी ट्रेवल करते हैं, जो हमारे डेटा के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रेस करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इसके बाद आती है कनेक्ट मेथड। कनेक्ट मेथड क्या करती है, एस्टेब्लिश अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय ए गिवन यूआरआई। ठीक है, एक टनल एस्टेब्लिश करती है सर्वर तक, है ना, जिससे कि कनेक्शन बनाया जा सके। मतलब एकदम वन वर्ड में समझो तो कनेक्शन बनाने के काम आती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देखो आप लोग नोटिस करो, ये क्या लिखा है, ये और ये यूआरआई। यूआरएल तो सुना होगा आप लोगों ने, यूआरआई क्या होता है? नो आइडिया? ठीक है, चलो ये थोड़ा सा अपना बाहर का पार्ट है,
सिलेबस के बाहर का पार्ट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो URL मतलब तो हमें पता है, सॉरी URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एड ऑन चीज़ है, आपको कभी ना कभी मदद जरूर करेगी, तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि लगभग फिक्स हो। रिसोर्स मतलब कोई भी एंटिटी, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, फाइल हो सकती है। लोकेटर मतलब लोकेट करने वाला, उसकी लोकेशन का बताने वाला। तो URL क्या होता है? URL एक ऐसा एड्रेस होता है जो मुझे बताता है कि रिसोर्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, वेबसाइट पे, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो इसको हम URL बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट वाले पेज के अंदर हूँ मैं, आर्टिस्ट वाले पेज में वापस से लोड करके दिखा देता हूँ। तो ये artist.php, ये क्या है, पेज का नाम है। तो ये क्या है, ये URL है, ये मुझे लोकेशन बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि पेज कहाँ पे। testphp.web.com नाम की जो वेबसाइट है, वहाँ पे artist.php नाम का पेज है। ठीक है, तो ये तो हो गया URL। और अच्छे से बताता हूँ, ये जो इमेज यहाँ पे यूज करी जा रही है, ये भी सर्वर पे होगी कहीं ना कहीं, मुझे इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, है ना। यानी कि इसका URL क्या है, इसकी लोकेशन क्या है सर्वर पे, ये मुझे पता करनी है। कोई गेस करना चाहेगा हम कैसे पता करेंगे? अभी जैसे कि हम पेज की लोकेशन हमें देखनी है, तब तो हम चले गए। ठीक है, अब देखो मैंने आर्टिस्ट पे क्लिक किया, तो ये जो सेकंड नंबर का आर्टिस्ट था, इसकी लोकेशन इसने मुझे बता दी। ठीक है, इमेज पे क्लिक इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, एक्यूनेटिक्स पे मैंने क्लिक किया तो इसने एक्यूनेटिक्स की मेन वेबसाइट पे मुझे ला दिया। ठीक है, क्या कर रहा है, मुझे मेन वेबसाइट पे लेकर जा रहा है। मुझे तो ये इमेज की लोकेशन देखनी है तो ये इमेज ही। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी इमेज लिंक। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा और न्यू टैब में जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। अब एंटर प्रेस करूँगा तो देखो आपको ये इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। ये क्या है, URL। किस चीज़ का URL है ये? इस इमेज का, है ना। ये इमेज को लोकेट करने का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हम बोलते हैं, एड्रेस है ये। ठीक है, अब देखो मुझे इस इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है। कैसे पता चल रही है? मैंने तो फिर इस इमेज की एड्रेस निकाला था। यहाँ मुझे बता रहा है कि testphp.vulnerweb.com नाम की जो वेबसाइट है, वहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, है ना। और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी उसका नाम है logo.gif, है ना। GIF क्या है, फाइल का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से मैं किसी भी चीज़ की लोकेशन निकाल सकता हूँ। सबसे पहले के फोल्डर्स में दिख रहा है WP कंटेंट। हाँ, WP कंटेंट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बनी है। जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी रहती है उनमें आपको WP कंटेंट नाम का फोल्डर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट पे आया मैं, ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, अभी जो ओपन होगी, अब यहाँ से मुझे इमेज निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, कहीं पे तो यूज़ करी होगी, ये रहा लोगो ऊपर। राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, अब देखो अब दिख रहा है WP कंटेंट। इसी की बात कर रहे थे ना आप, है ना। अब WP कंटेंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। जो टेस्ट PHP की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई है ना। तो मुझे लोकेशन, अब देखो मुझे इसकी भी लोकेशन पता चल रही है। ये जो फाइल है, इस फाइल का नाम है स्क्रीनशॉट, है ना, .2022.png। ये कहाँ है, इसके 7 नाम के एक फोल्डर में है। वो फोल्डर है 2022 नाम के फोल्डर में, वो है अपलोड्स नाम के फोल्डर में, और वो है WP कंटेंट नाम के फोल्डर में। फिर एक और फोल्डर है एक article.com। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लोकेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा URL। अब हम इस पे आए क्यों थे? ठीक है, हम इस पार्ट पे आए क्यों थे? क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा था। ये क्या है? ये तो URI है। अभी हमने जिसके बारे में बात करी वो तो URL है। तब समझते हैं URI क्या होता है। ठीक है, URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स का मतलब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, एक फिक्स रिसोर्स, है ना। आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफाई करने वाला।
जैसे कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड हमको आइडेंटिफाई करता है ना, आधार कार्ड भी आइडेंटिफाई करता है, पैन कार्ड भी आइडेंटिफाई करता है, कोई तीसरा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट जैसे कि वो भी आइडेंटिफाई करता है। तो क्या वो आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके हुए हमारे पास, हुए या नहीं हुए, है ना। उसी प्रकार से इंटरनेट पे अगर मुझे किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है ना, जब मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफ ए गिवन URI यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो जो रिसोर्स है उसे किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। किसी भी रिसोर्स को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक होता है URL, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले। दूसरा होता है URN। आई किसने बोला? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो URI के अंदर आती है ये सब चीजें। जैसा कि मैंने बताया, आइडेंटिफायर क्या हुआ, हमारा आइडेंटिफायर, अगर मेरा आइडेंटिफायर आधार कार्ड और पैन कार्ड मानता हूं मैं, है ना। कोई बोलेगा मुझे आइडेंटिटी प्रूफ दो, तो मैं क्या करूंगा, या तो आधार कार्ड दूंगा या तो पैन कार्ड दूंगा, दोनों तरीके वैलिड है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी रिसोर्स की आइडेंटिफायर क्या है, रिसोर्स का आइडेंटिटी प्रूफ क्या है ना। तो रिसोर्स का पता लगाने का प्रूफ क्या, आइडेंटिफायर क्या है, तो मैं दो तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। एक होगा URL, दूसरा होगा URN, ठीक है। URN बताता हूं। URN का फुल फॉर्म है, URN का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, है ना। अब URL और URN के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जब आप किसी रिसोर्स को, किसी भी चीज को, इमेज हो, वीडियो हो, किसी भी चीज को जब आप लोकेशन से आइडेंटिफाई करते हो तो वो URL होता है, जब आप उसको नाम से आइडेंटिफाई करते हो तो वो URN होता है, ठीक है। हमें मोस्टली URL देखने को मिलता है। URN और URI मतलब कहीं कहीं हमें ये वर्ड देखने को मिल सकते हैं, तो आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो कि हमने तो URL के बारे में पढ़ा था, URN क्या है, URI क्या है, इसलिए मैंने इस पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो यहाँ पे रहेगा, URL पे रहेगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। ये मेथड्स आपने लिख ली, मेथड्स जिसने नहीं लिखी है वो मेथड्स को लिख लो, उनके यूज लिख लो। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ ना बाद में, अभी क्लास में, ठीक है। इसमें भी चेक कर लो। अच्छा, इस पार्ट में कुछ डाउट है आप लोगों को भी? लाइक अगर कोई चीज समझ में ना आ रही होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। वायर शार्क और बर्कफुट में क्या डिफरेंस है? वायर शार्क और बर्कफुट में ये डिफरेंस है ना। जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूँ। वायर शार्क एक टूल का नाम है, बर्कफुट भी एक टूल का नाम है। अगर मुझे नेटवर्क को मॉनिटर करना है, यानी कि पैकेट को स्निफ करना है, पैकेट्स पे नजर रखनी है, तो मैं वायर शार्क का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बर्कफुट में मैं क्या कर सकता हूँ, बर्कफुट में मैं नजर नहीं रखता हूँ, मैं पैकेट्स को रोक सकता हूँ, ठीक है। उन पैकेट्स के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, उनके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं वायर शार्क और बर्कफुट में। जैसे बर्कफुट में हम बॉडी के अंदर कुछ जैसे रिक्वेस्ट पे जैसे कुछ आई, हाँ हम आगे कुछ चेंज करके आगे भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चेंज करके आप आगे भेज सकते हो।
एक बार आप लोग भी लाइक रिकॉर्डिंग से देख लेना, फिर जो भी दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। ये ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में आपको कम्युनिकेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ऑप्शन से दे देता है। सारी मेथड्स में से रिस्की तो यही है, डिलीट और पुट सबसे ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद आता है आपका गेट, और हेड भी एक तरीके से रिस्की ही है बोल सकते हो, क्योंकि वो भी गेट की तरह है, हेड मेथड को हमने देखा है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्की है वो है पुट और डिलीट। इन सब में सेफ ओनली पुट है। पोस्ट 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 से अब पोस्ट के सेफ होने का मतलब ये नहीं है कि अगर पोस्ट मेथड का यूज़ किया जा रहा है तो आप हैकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तब भी आप चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने देख ही लिया था कि रिक्वेस्ट को हमने रोक दिया था और उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन थे हम परफॉर्म कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। बर्फुट का यूज़ आप, ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ आप सबसे ज़्यादा करने वाले हो। हाँ अगर अपने बग को ढूंढ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हाँ तो उसके लिए तो फिर लैंग्वेज क्या होगी? अगर अपने उसको बग निकाल रहे हैं तो रीजन देखने को देना होगा। देखो, अभी जो हम एथिकल हैकिंग, अभी तो हम फिलहाल हम एथिकल हैकिंग का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो एथिकल हैकिंग में आपको प्रोग्रामिंग आने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है। जो पेन टेस्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें आपको लैंग्वेज आने की ज़रूरत पड़ती है, और पेन टेस्टिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि लैंग्वेजेस किस प्रकार से बताऊंगा मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच से। तो हम 2 लैंग्वेज पे वर्क करते हैं पेन टेस्टिंग के अंदर, एक होती है पाइथन, दूसरी होती है बेस प्रोग्रामिंग। ये दोनों लैंग्वेजेस मैं आपको बताऊंगा एडवांस से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक। और साथ ही साथ जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है वाली लैंग्वेज हमको पता होनी चाहिए। हाँ, हमें कोड करने नहीं बैठ जाना है, हमें कोड को रीड करना आना चाहिए। तो कोड को कैसे रीड कर सकते हैं ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं और एथिकल हैकिंग का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहली क्लास थी वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसी बारे में डिस्कस करी थी कि एथिकल हैकिंग क्या है ना, और लॉस क्या होते हैं, स्कोप है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो एक बार उसी का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा जानेंगे, ठीक है। एथिकल हैकिंग, अब देखो, जब भी आप हैकिंग परफॉर्म करते हो तो हैकिंग तो एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। तो हैकिंग लीगल कैसे होगी, ये चीज़ को हमें डिस्कस करना है। इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और स्कोप वगैरह ये सब चीज़ों को देखेंगे, और इसका यूज़ क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि अपन उस पार्ट पे आगे बढ़े, एक बार एजेंडा और क्लियर कर लेते हैं कि देखो, पहले तो ये बात करनी होगी हमें कि एथिकल हैकिंग है क्या, है ना। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के हैकर्स होते हैं, और एक सिस्टम के ऊपर कौन कौन से टाइप के अटैक आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे स्कोप की, छोटा सा पार्ट है। और फिर हम साइबर लॉस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो, हैकिंग और एथिकल हैकिंग इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि जब आप लॉस में रहते हुए, लॉस को फॉलो करते हुए जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो लीगल है। आपने लॉ तोड़ा तो इलीगल है ना। अब लॉ तो काफ़ी सारी चीज़ें बोलता है ना। वन वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ को फॉलो करने का तरीका है कि आप सामने वाले से रिटर्न में परमिशन ले लो, ठीक है। सामने वाले से रिटर्न में परमिशन लो, फिर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो। अब हर जगह के आपको लॉस भी अलग अलग मिलेंगे, कंट्री टू कंट्री साइबर लॉस अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। कुछ जगह पे तो नेटवर्क स्कैनिंग जो कि एक बेसिक सा ऑपरेशन रहता है ना, जिसमें ओपन पोर्ट्स का हम पता करते हैं, वो चीज़ भी साइबर क्राइम है, ठीक है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में आप कर सकते हो नेटवर्क स्कैनिंग, लेकिन फॉरेन में काफ़ी कंट्रीज में ये चीज़ साइबर क्राइम होता है। तो जब भी हम ये चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी हम वर्क करें तो हमें पता होना चाहिए कि
उस कंट्री के साइबर लॉस क्या है जिसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं हम, है ना। हो सकता है आपका जो क्लाइंट है वो बाहर का हो, वेबसाइट हो बाहर की हो, टारगेट जो आपका बाहर का हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कंट्री के भी साइबर लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनके कंट्रीज के भी साइबर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो जाने अनजाने में आप लॉ को ब्रेक कर दोगे, लॉ को ब्रेक करोगे तो उस चीज की पनिशमेंट होती है, ठीक है। तो बात करते हैं एथिकल हैकिंग क्या है। तो दो नाम से जाना जाता है इसे, मतलब दो नाम से नहीं जाना जाता, बोलेंगे इसे। देखो जो साइबर सिक्योरिटी है ना, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में आपको अगर एंटर करना है ना, या फिर पेनेट्रेशन टेस्टिंग में आपको एंटर करना है, तो एक बेसिक फाउंडेशन आपको आपकी बनानी पड़ती है, एक बेस क्लियर करना पड़ता है, जो कि होता है एथिकल हैकिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। जैसे कि 11th-12th क्लास में हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके पहले हम कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एथिकल हैकिंग वही कॉमन सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ते हैं ना, थोड़ा इसका पढ़ते हैं थोड़ा उसका पढ़ते हैं, ये है हमारा एथिकल हैकिंग। तो क्या है, साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एंटर करने का जरिया है, ठीक है। इसके बाद क्या, एथिकल हैकिंग होती क्या है, लीगली ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्वर। लीगली यानी कि लॉस को फॉलो करते हुए लीगल तरीके से सिस्टम और सर्वर में एंटर करना, ब्रेक करना, उनकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना, है ना। करते क्यों हम सिक्योरिटी को ब्रेक, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाया जा सके। कैसे बनाएंगे सिक्योर, अगर हाँ सिक्योर ऐसे बनाएंगे कि जब हम उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना, हमारे टारगेट को, हम उसको हैक करेंगे और उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये सिस्टम हैक क्यों हुआ था, ऐसी क्या क्या लूप होल्स थे, ऐसी क्या क्या कमी थी जिसकी वजह से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। उन लूप होल्स को हम फिक्स करवाएंगे एक बार फाइंड करने के बाद, और जब हम उसको फिक्स करवा देंगे तो हम फ्यूचर में होने वाले साइबर अटैक से कंपनी को बचा पाएंगे, है ना। तो हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर पाएंगे फ्यूचर साइबर अटैक से। और क्या करेंगे, जब हम बचा किससे रहे, हम तो बैड हैकर से बचा रहे हैं, तो बैड हैकर से बचा रहे हैं मतलब डिफीट कर रहे हैं बैड हैकर्स को। तो इस चीज को हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग, यानी कि लीगली सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को और अच्छे से एनहेंस किया जा सके, है ना, और फ्यूचर अटैक से बचाया जा सके। क्लियर है गाइस, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। टाइप ऑफ हैकर्स की बात करते हैं। तो देखो हैकर्स आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि कौन सा लेवल स्टार्टिंग लेवल का है, कौन सा है हैकर एक्सपर्ट है, उस बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है, इंटेंशन मतलब हाँ इरादा, इरादा नियत, है ना। तो सामने वाला जो पर्सन है उसकी क्या इंटेंशन है, उसके बेसिस पे हैकर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला होता है व्हाइट हेड हैकर, दूसरा होता है ग्रे हेड हैकर और तीसरा होता है ब्लैक हेड हैकर, ठीक है। बात करते हैं व्हाइट हेड हैकर की। तो व्हाइट हेड हैकर वो होता है जो लीगल वर्क करता है, लीगल वर्क करेगा, यानी कि ये पहले रिटर्न में परमिशन लेगा, सिस्टम्स के अंदर फिर ब्रेक करेगा और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को अच्छा करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये होता है व्हाइट हैट हैकर। दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर इलीगल काम करता है, परमिशन ली नहीं, वेबसाइट पे अटैक करना चालू कर दिया, डेटा को चुरा लिया, डेटा को बेच दिया, सिस्टम्स को क्रैश कर दिया, ये सब एक्टिविटीज ब्लैक हैट हैकर करता है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी इनकी ये जो है ना ब्लैक हैट और व्हाइट हैट की, ये फिक्स है, ठीक है। अगर कोई व्हाइट हैट हैकर है वो सही काम कर रहा है तब तक वो व्हाइट है। जिस मोमेंट पे उसने गलत काम कर दिया, है ना, उसने कोई भी लीगल वर्क कर दिया, उसी टाइम पे ऑन द मोमेंट उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और वो ब्लैक हैट की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम ब्लैक हैट को भी देख सकते हैं कि कोई ब्लैक हैट है जिसने बुरे काम किए हैं, है ना, लेकिन उसने क्या किया, उन चीज़ों को वो छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया और वो सही तरीके से काम करने लग जाए तो उसकी कैटेगरी वाइट हेड हो जाएगी। एक तीसरी कैटेगरी और आती है जो कि होती है ग्रे हेड। ग्रे हेड क्या करता है, ग्रे हेड लीगल काम भी करता है और इलीगल काम भी करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ी क्यों रहे हैं, ये तो बिल्कुल मतलब ज़रूरी तो उतना है नहीं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि करियर पर्सपेक्टिव किस में है, करियर किस में है, ठीक है। काफ़ी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक हेड
अर्न करते हैं, व्हाइट हेड अर्न नहीं करते हैं, इस टाइप की बातें चलती है, मीथ चलती है बोला जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। व्हाइट हेड भी अर्न करते हैं, ब्लैक हेड से ज़्यादा भी अर्न करते हैं। ब्लैक हेड अर्न नहीं करता, ब्लैक हेड तो चोरी करता है, ठीक है, और वो चोरी किए हुए अमाउंट को यूज़ भी नहीं कर पाता ढंग से और अंदर हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये दोनों पार्ट में करियर नहीं है। अगर आपको करियर बनाना है तो ग्रे हेड, यहाँ पे जो मैंने लीगल प्लस इलीगल लिखा है, तो ये जो एक ऐसा हैकर था जो लीगल काम कर रहा था और जैसे इसने इलीगल भी चालू कर दिया तो एक ग्रे हेड की कैटेगरी में आ गया। ग्रे हेड की कैटेगरी में आया तो इसका करियर खत्म होने वाला है। अगले 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 6 महीने में इसका करियर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसको डिपार्टमेंट पकड़ के अंदर कर देगा। क्लियर है गाइस, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें करियर नहीं है, इसमें करियर नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे ब्लैक हेड हैकर बनना है, तो आप क्यों बनना चाहते हो जिसमें करियर ही नहीं है, जिसमें आप जो चुराओगे उसका यूज़ भी नहीं कर पाओगे, टोटल मलिशियस एक्टिविटी करोगे और आपका जो डेस्टिनेशन है वो जाके एक जेल बन जाएगा। तो बिल्कुल इस कैटेगरी में तो हमें जाना नहीं है। फिर चाहे किसी भी टाइप का ट्रैप मिले, लालच बने, ठीक है, कोई कुछ भी ऑफर करे, ये दोनों कैटेगरीज को आपको अवॉइड करना है। करियर कहाँ है? व्हाइट हैकर, व्हाइट अटैकिंग में, ठीक है। अगर नॉलेज की बात करें तो आप तीनों में से क्या, इन तीनों में से क्या लगता है आपको, किसके पास नॉलेज ज़्यादा होगी? अच्छा, कितना लोगों को लगता है ब्लैक हेड के पास ज़्यादा नॉलेज होगी? हाँ, किसके पास? ब्लैक हेड के पास लीगल और इलीगल दोनों। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, हैंड रेस करना एक बार, ब्लैक हेड के पास ज़्यादा नॉलेज होगी? 1 2 3, अभी हो ना 4, ठीक है। कितना बाकी लोगों को व्हाइट हेड लगता है? अच्छा देखो, हैकिंग की ना एक मेथोडोलॉजी होती है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, ठीक है। हैकिंग परफॉर्म करने की भी स्टेप से सेम होती है। व्हाइट हेड और ब्लैक हेड दोनों के पास नॉलेज सेम होगी, दोनों ने सिलेबस भी सेम पढ़ा होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि दोनों एक ही जगह से हैकिंग सीखे होंगे, ठीक है। तो नॉलेज सेम है, एक्टिविटी जो वो परफॉर्म करेंगे वो सेम है, स्टेप्स जो परफॉर्म करेंगे वो भी सेम है, ठीक है। तो A to Z चीज़ें सेम है, मतलब कि दोनों के पास नॉलेज भी सेम होगी। नॉलेज कम ज़्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके पास कम होगी उसके पास ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट व्हाइट हेड के पास ये होगा कि व्हाइट हेड है ना, वो सिस्टम को क्योंकि वो सिक्योर करेगा तो उसके पास सिक्योर करने की भी नॉलेज होगी। लेकिन ब्लैक हेड के पास सिर्फ अटैक करने की नॉलेज होगी, सिक्योर करने की नहीं होगी। व्हाइट हेड के पास तो अटैक करने की भी होगी, क्यों? क्योंकि उसका तो काम है अटैक करना। हाँ देखो, लेकिन ग्रे हेड क्या था पहले? ग्रे हेड तो पहले आपका व्हाइट हेड ही रहा होगा ना। जिस मोमेंट पे उसने इलीगल करी तब वो ग्रे हेड हुआ, और ग्रे हेड हुआ तो उसका करियर का एंड हो गया। इसलिए हमने इस कैटेगरी को मैंने नहीं पूछा आपसे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक ऑन ए सिस्टम। एक सिस्टम के ऊपर कौन कौन से टाइप के अटैक परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो अटैक्स तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैटेगराइजेशन किया है क्योंकि अभी हम एक बिगिनिंग स्टेज में, एक इनिशियल स्टेज में, तो ज़्यादा चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम जितना समझ सकते हैं उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करना मतलब लिनक्स है तो लिनक्स बेस्ड अटैक करना, विंडोज़ है तो विंडोज़ बेस्ड अटैक करना, मैक है तो मैक बेस्ड अटैक करना, iOS है तो iOS बेस्ड अटैक करना, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड बेस्ड अटैक करना। नहीं, यहाँ पे बात पासवर्ड्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी चीज़ों की बात हो रही है, सिर्फ पासवर्ड की बात नहीं हो रही। हाँ देखो, हम जब अटैक करते हैं ना तो किसी ना किसी पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर पे करते हैं, किसी मिसकॉन्फ़िगरेशन पे करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल से समझो, है ना। ये सिस्टम है, इस पे आपको हैक करना है, ठीक है। अब 2 लोग हैं जो इस पे अटैक करने वाले हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 क्या कर रहा है? नंबर 1 इस सिस्टम पे विंडोज़ पे होने वाले अटैक्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। विंडोज़ के जितने भी अटैक होते हैं ना, परफॉर्म करे पड़ा है, ठीक है। और जो दूसरा
है। नंबर 2, ये क्या कर रहा है, ये उस सिस्टम पे अटैक करने के पहले उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। इसको ये पता चला कि ये जो सिस्टम है ये लिनक्स है, ठीक है। अब ये जो है सेकंड नंबर, इससे पता चल गया लिनक्स, ये सिस्टम लिनक्स है, तो क्या करेगा, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे होने वाले जो अटैक होते हैं उनको ट्राई करेगा, है ना। तो जब ये उसे ट्राई करेगा तो इससे सक्सेस मिल जाएगी। आप मुझे बताओ वाइट को कब, ये जो वाइट बोल रहा हूँ नंबर 1 कब सक्सेस हो पाएगा? ये लिनक्स सिस्टम है, वापस से सुनना, ये लिनक्स सिस्टम है और नंबर 1 इस पे विंडोज के अटैक परफॉर्म कर रहा है। हाँ ये गलत जगह पे गलत अटैक कर रहा है, समझो इस बात को। लिनक्स के ऊपर विंडोज के अटैक कर रहा है, तो ये अगले 1 साल तक भी अगर अटैक करते रहे ना तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे गलत चीजें परफॉर्म कर रहा है ना। इसलिए हम टारगेट के बारे में पहले पता करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग अलग टाइप के अटैक परफॉर्म करे जा सकते हैं। विंडोज के स्पेसिफिक अटैक होते हैं, लिनक्स के स्पेसिफिक अटैक होते हैं, एंड्रॉइड की स्पेसिफिक अटैक होते हैं, आईओएस की स्पेसिफिक अटैक होते हैं, है ना। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड अटैक्स करते हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करते हो, एक ऐसे अटैक को करते हो जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। जिस भी मशीन को आप टारगेट करोगे उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूर होगा। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन होगी? नहीं होगी, कोई ना कोई होगा। तो जब हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं, उन अटैक्स को परफॉर्म करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगाए जाते हैं, तो हम उस अटैक को ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक बोलते हैं। क्लियर है गाइस? कोई डाउट इस पार्ट में? ठीक है। दूसरा टाइप का जो अटैक होता है उसका नाम है मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक, ठीक है। अब मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है सेटिंग करना। जैसे कि आपने नया नया फोन परचेस करके लाए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसे कॉन्फ़िगर करते हो। उसके अंदर डेट सेट करोगे, टाइम सेट करोगे, पिन पैटर्न सेट करोगे, अपना नाम सेट करोगे, है ना। इन सब चीज़ों को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, यानी कि सेटिंग्स करना। राउटर आपने नया परचेस करके लाया तो आप क्या करेगा, राउटर को लगाओगे, उसका आईडी पासवर्ड चेंज करोगे, है ना, डिफॉल्ट चेंज करोगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर करना बोलते हैं, इसी पार्ट को। मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही से ना करना, सेटिंग्स को अच्छे से अप्लाई ना करना, सही तरीके से सेटिंग ना करना, ठीक है। जैसे कि आपने राउटर लेके आया और आपने कनेक्ट कर लिया और नेट चलाने लग गए, आपने आईडी पासवर्ड उसके चेंज किए नहीं, राउटर के डब्बे के नीचे में आईडी पासवर्ड लिखा है, डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड, है ना। तो होगा क्या कि जिसको भी पता चलेगा कि आपके राउटर की कंपनी कौन सी है, वो गूगल पे जाके उसके डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड सर्च करेगा, उसे तुरंत मिल जाएंगे और वो आपके राउटर के अंदर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपने कोई सिस्टम लाया, ठीक है, सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, आपने सेटिंग्स चेंज नहीं करी, सामने वाला आया, उसे हैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने डिफॉल्ट आईडी, सबसे पहले क्या करेगा, डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड चेक करेगा, है ना, जो भी रहेगा 000 रहेंगे 1 2 3 4। आपने भी कभी ना कभी ट्राई जरूर किया होगा, दोस्त का फोन हाथ में आ जाता है तो पहले सिंपल पैटर्न लगा के देखते हैं, किया है ट्राई, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से ना करना हुआ, है ना, तो इससे हम बोलते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक, कि आपने चीज़ों को अच्छे से सेट नहीं किया। और बात कर लेते हैं, और बताओ, एग्जाम्पल बताओ कॉन्फ़िगरेशन अटैक की, मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक की, सोचो सोचो। बताओ, नहीं याद आ रहा आप? अच्छा, मिसकॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट क्या समझ नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो, और इसके अपने को एग्जांपल मिलते जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती है जिनमें हमें कनेक्ट करना होता है, वहाँ पर भी हमें डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके की मिसकॉन्फ़िगरेशन है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आपने वाईफाई लाया, ठीक है, या फिर आपने मान लो मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और हॉटस्पॉट ऑन करके
आपने पासवर्ड को ओपन रख दिया, पासवर्ड आपने सेट ही नहीं किया, तो क्या होगा, कोई भी कनेक्ट हो पाएगा। तो क्या करें, आपने सेटिंग तो करी लेकिन सही से नहीं करी, तो ये भी एक मिसकॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है ना, सबसे ज़्यादा और जो सबसे जल्दी हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है मिसकॉन्फ़िगरेशन की मिलती है। सबसे पहले जब भी हमें कोई अटैक करना होगा किसी सिस्टम पे, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि कहीं वहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन की कमी तो नहीं है, क्योंकि मिसकॉन्फ़िगरेशन की कमी मोस्टली छूट जाती है। ठीक है। तीसरा पार्ट आता है एप्लीकेशन लेवल अटैक। ठीक है। अब जो पहला दिन डेमो हमने आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो उसके अंदर उसमें हमने एफटीपी की सर्विस का यूज़ किया था, है ना। एफटीपी क्या थी, एक सर्विस थी, एक सॉफ्टवेयर था, एक छोटा सा एप्लीकेशन था। हमने क्या किया था, उस एप्लीकेशन पे अटैक किया था, क्योंकि वो सर्विस पुरानी चल रही थी, आउटडेटेड सर्विस चल रही थी, हमने उस पर अटैक किया था, और उस पर अटैक करके हमने सिस्टम पे पूरा कंट्रोल बना लिया था। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी एप्लीकेशन पे अटैक करते हो, एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होते हैं, है ना। अगर एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन रन होंगे, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रन होंगे, उनको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, जेंडर, और बताओ, दो एग्जांपल बता दो, दो चार, जोमेटो, स्विगी, फेसबुक, है ना। तो ये क्या हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलती है। तो देखो, पहले स्टेज में हम क्या कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम उस पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक। अब जो लास्ट आता है वो होता है श्रिंक रैप कोड अटैक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी टूल होता है, प्रोग्रामिंग या कोडिंग करके ही बनाया गया होगा, है ना। उसका कोई ना उसका कोड तो होगा, छोटे सा सॉफ्टवेयर ले लो, बड़ा सॉफ्टवेयर ले लो, कोड तो होगा, डेवलपमेंट तो करी हुई उसकी, है ना। अब क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो उसके अंदर लॉजिक लिखता है कि ये कैसे काम करेगा, है ना। एक लॉजिक बनाता है कि ये बटन प्रेस होने के बाद ये होगा, एग्जिट करने के बाद लॉग आउट हो जाओगे, इस टाइप की चीज़ें वो सेट करता है। उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालता है, ये चीज़ करने से ये होगी, परफॉर्म होगी। अब अगर आप वो जो कोड है, उस सॉफ्टवेयर का जो कोड है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, जो सॉफ्टवेयर है उसके कोड को हम बोलते हैं। तो जब आप सोर्स कोड के अंदर कोई कमी निकाल लेते हो, यानी कि जो डेवलपर ने जो कोड लिखा है, उसके कोड के अंदर जो लॉजिक लिखा है, उसके अंदर जब आप कोई कमी निकाल लेते हो, सोर्स कोड के अंदर आप कमी निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं श्रिंक रैप कोड अटैक। ठीक है। नहीं समझ आया? अच्छा, देखो, मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट आप कोड करके बनाओगे, ठीक है। तो आपने HTML का एक कोड लिखा, ठीक है। आपने कोड लिख दिया कि एक वेब पेज रहेगा, उसके अंदर एक सर्च फॉर्म है, सर्च फॉर्म पे कोई भी क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो सर्च करने लगेगा, ठीक है। अब एक हैकर आया, उसने क्या किया, उसने आपकी वेबसाइट का कोड देखा, उसने ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक किया, यानी कि आपकी वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट होगी। सर्वर क्या, एक कंप्यूटर है जो 24 घंटे ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर है तो क्या है, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो आपने ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक किया, आपने वहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करी, आपने एप्लीकेशन पे भी अटैक नहीं किया, आपने क्या किया, आप उस हैकर ने, उसने आपकी वेबसाइट का कोड देखा, और आपकी वेबसाइट का कोड देखकर उसने देखा कि सर्च बटन क्लिक करने पे आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, ठीक है। आपने ये लॉजिक लगाया था। अब उसने क्या किया, उसने आपके लॉजिक के अंदर कमी निकाल ली। मान लो आपने वहाँ पे आपने वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई सर्च बटन पे, तो उसने आपके कोड के अंदर अगर कमी निकाल ली और उससे आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उसे हम बोलेंगे श्रिंक रैप कोड अटैक। क्या भी क्लियर है? तो ये चीज़ होती है श्रिंक रैप कोड अटैक। अच्छा, इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो और नोट कर लो इस पार्ट को। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी वेबसाइट है, हाँ,
उसके ऊपर जो भी लॉजिक लगा रहता है इसमें बताइए। हाँ तो वो जैसे गूगल पे अपलोड कर दिए हाँ, तो सामने वाला जो भी हैकर होगा वो चेंज तो कर ही नहीं सकता ना वेबसाइट किस चीज़ को? उसकी कोड को। देखो, कोड को वो डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा, सर्वर पे जो कोड है ना उसके अंदर वो डायरेक्टली चेंजेस नहीं करेगा। सर्वर पे तो वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, बैकएंड में कोई ना कोई लॉजिक लगा होगा। फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा है कि एक फॉर्म दिया गया है, मान लेते हैं हम, ठीक है, उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, और डेवलपर ने क्या किया, फॉर्म तो बना दिया, मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन भी दे दिया, लेकिन वहां पे जब प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई, वहां पर अल्फाबेट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हैकर आया क्या किया, उसने आया और वो जहाँ पे नंबर लिखने का था वहां पे उसने एक मालवेयर का कोड डाल दिया, मालवेयर का कोड डाल दिया तो वेबसाइट हैक हो गई। तो ये क्या हुआ, एक श्रिंक रैप प्रोडक्ट कि जो लॉजिक है वेबसाइट का उसके साथ छेड़छाड़ करी गई है। नहीं आया समझ में? अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पार्ट नोट हो गया है, ठीक। सर जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन होता है डेटाबेस के कोड को दूसरे तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख के। हाँ, अब देखो जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, इसके अंदर अगर मैं जाऊं, ठीक है, ये सर्च बॉक्स है, सर्च पे अगर मैं लिखूं हेलो और सर्च करूं तो क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या लगाई डेवलपर ने कि कोई भी सर्च करे तो ये आ जाए। इसने कुछ ना कुछ, इसने इसका काम था यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगाना, सिर्फ फंक्शंस को रखना नहीं, सिक्योरिटी भी लगाना। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई कोड डाल दिया SCRIPT, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये कोई नॉर्मल क्वेरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है, जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये कोई नॉर्मल क्वेरी नहीं है। क्या कोई ऐसी चीजें सर्च करता है? नहीं करता। तो डेवलपर की क्या थी, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये जो कैरेक्टर्स है ना, जब भी कोई सर्च करे तो क्या करेगा, नंबर सर्च करेगा या फिर अल्फाबेट सर्च करेगा। ये स्पेशल कैरेक्टर से डालने दे रहा है, ग्रेटर देन का साइन डालने दे रहा है, क्या कोई ग्रेटर देन का साइन सर्च करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी लगी होनी थी कि जब भी कोई इस चीज को ऐसी चीजें यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स डाले तो वो उसे इनपुट ना ले, वो मना कर दे कि आपने जो इनपुट किया है ना ये सही नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गो करूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने उस इनपुट को ले लिया, ठीक है। वापस से मैं करता हूँ एक बार इसे, हाँ कोड नहीं लगाए, 2 सेकंड, नहीं नहीं कोड नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है, टेस्ट इक्वल टू क्वेरी, इसको यहाँ चिपकाते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट, हाँ सही है, एंटर प्रेस करता हूँ। हाँ नेटवर्क का इशू है। हैक के आगे कोड डालूं? इसको ऐसा बोल रहे हो? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको हैक्ड लिखाएगा ना तो वो डुअल कोट्स के अंदर लिखाएगा, ठीक है। ये अभी भी नहीं होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा है सही से, ठीक है। ठीक है, मैं किसी दूसरी जगह पे आपको दिखा देता हूँ। काम करते हैं, अपन जाते हैं टू हैक पे। नेटवर्क आज, हाँ 2 दिन से इंटरनेट का काफ़ी इशू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को बोल रहा है एंटर यूर नेम, नाम डालो, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट आने चाहिए। मैंने यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, नेटक्राफ्टर ने वार्निंग दे दी, एक एक्सटेंशन है, विजिट एनीवे करूँ तो इसको हुआ क्या है, नेटवर्क का इशू है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से काम कर जाएगा, ऐड कर देते हैं कमेंट को।
नहीं नहीं है, ठीक है, कमेंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पॉपअप जनरेट नहीं हुआ लेकिन ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखो एक्चुअल में था क्या, इसने उस चीज़ को ले लिया, एज एन यूजर इनपुट ले लिया, ठीक है। इस चीज़ को मैं बाद में फिर से परफॉर्म करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यूजर इनपुट ले लिया, जबकि इसका काम क्या था, जहां पर अल्फाबेट्स है वहां पे सिर्फ अल्फाबेट लो, जहां पे नंबर है वहां पे से नंबर लो। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। कोड भी आपको सिक्योर कोड लिखना चाहिए, ठीक है। एज एन डेवलपर को सिक्योर कोड लिखना आना चाहिए। तो अगर आप सिक्योर कोड नहीं लिखोगे तो सामने वाला हैकर क्या करेगा, आपके कोड के लॉजिक के अंदर कमी निकालेगा और उस कमी के जरिए आपकी वेबसाइट को हैक कर लेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास यहीं तक थी। बाद में फिर इस चीज़ को आपको वापस से दिखा दूंगा। नेटवर्क एरर, हाँ बोलो।